Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my All India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है उसके बारे में, और उसके बाद जितनी भी प्रोसेसेस हैं अपग्रेड से लेके सब कुछ, वो सारे प्रोसेसेस को कैसे कैसे करना है, और भी जो कॉमन डाउट्स होते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अपग्रेड के रिगार्डिंग, उन सारे डाउट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को डालता हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो के थ्रू आकर के यूट्यूब पे बताता हूँ। मैं खुद भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं पहले टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियो में आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर के। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस स्टूडेंट को अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर TNAU अलॉट हुआ है। वहाँ पर आपको ईमेल आईडी देखने मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप ICAR के काउंसलिंग ब्रोशर से कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देख सकते हैं, और वहां से आप यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सेक्शन में आपका क्या है, अलॉटमेंट लेटर है। उसके बाद आपका एक है रिमार्क, ठीक, और लास्ट में आपका क्या है, एडमिशन टोकन फी। तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो मैंने भी क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो पेज है वो आपके सामने ऐसे ओपन अप होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो जो भी आपको दिया गया है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड बिलो। यहाँ पर बिलो लिखना चाहिए था, इन्होंने अबव लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट का साइज देख लीजिए 100 KB से 500 KB तक होना चाहिए, और साइज जो है उसका A4 होना चाहिए, पोर्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको साइज भी यहाँ पे मिल गया। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट आप देखिए अपना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड कर दीजिए, वही आपका डेट ऑफ बर्थ की तरह काम भी कर जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि उनका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो सेम है, तो उन स्टूडेंट्स को चिंता नहीं करना है, दोनों जगह आपको सेम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट में भी वही डॉक्यूमेंट, मार्कशीट में भी वही डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास अलग अलग है सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है, उन स्टूडेंट्स को अपना अलग अलग अपलोड करना है। उसी तरह सेम केस आपको 12th में भी देखने मिल जाएगा, जिनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है उन्हें अलग अलग अपलोड करना है, और जिनके पास एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उनको एक ही डॉक्यूमेंट दोनों कॉलम में अपलोड कर लेना है। फिर उसके नीचे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ का दिया जाता है, जहाँ पर आपने लास्ट अटेंड किया है आपको यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज। सपोज करते हैं अगर आपने अभी 12th जस्ट पास आउट किया है तो आप 12th का जो TC है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसको देंगे। अगर आप अभी BSc कर रहे हैं कहीं पे भी, तो इस केस में आपको उस BSc का जो TC है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको उसका यूनिवर्सिटी का आपको सबमिट करना पड़ेगा जहाँ पर आप BSc कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आप रिसेंट पास्ट में एडमिट थे वहाँ का आपको TC और माइग्रेशन सबमिट करना होता है, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। उसके बाद लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड तो सबके पास हो गए। फिर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तो सबके पास हो गए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। काफी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है तो क्या कोई दिक्कत होगी। हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदी जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर हो सकता है दिक्कत तो साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज में ही होगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करिए, वर्किंग आवर में अपनी यूनिवर्सिटी को फोन कर लीजिए। जैसे कि अभी जिस स्टूडेंट का मैं दिखा रहा हूँ उसे TNAU अलॉट हुआ है, वो है नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट। अब अगर उसके डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में ही अपलोड करेगी वो। उसके बाद वो क्या करेगी, TNAU में कॉल लगाएगी और अपना जो डिटेल्स है वो शेयर करेगी कि मेरा नाम ये है, मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है, मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दिया है, प्लीज क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अपना जो केस है बता देगी कि अभी मेरे पास इंग्लिश जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं है, हिंदी में ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और ऐसा मतलब कोई भी स्टेट नहीं होगा कि जहाँ पे आपको कोई ना कोई हिंदी स्पीकिंग या हिंदी पढ़ने वाला आपको वहाँ पे ना मिले। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी को कॉल करके अपनी परेशानी बताइएगा अच्छे से पोलाइट वे में, तो वो जरूर से जरूर आपकी सारी बातों को सुनेगी, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो एक बार यूनिवर्सिटी में भी कॉल कर लीजिए। हर जगह आपको ICAR ने कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, तो जब आप यूनिवर्सिटी में कॉल करेंगे तो आप और भी कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से। उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी है, फूड क्या है, लैंग्वेज क्या है, मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासेस कितने से कितने होती हैं, मतलब जो भी आपको क्वेरी होगी ना कॉलेज के रिगार्डिंग, आप रजिस्ट्रार को वर्किंग आवर में कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप किसी से भी पोलाइट वे में बात करेंगे ना
तो वो जरूर आपको अपना टाइम देगा और आपसे भी अच्छे से बात करेगा। ठीक, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर वो गलत हो जाता तब ना कोई बात होती, एटलीस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट है। लैंग्वेज का बस प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, लैंग्वेज का दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी में फोन करके बताइए कि मेरे पास अभी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, और यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई ना कोई होगा ही जो कि हिंदी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सके, या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट में QR कोड होता है उसको भी वो लोग स्कैन करके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लास्ट अटेंडेड। यही सेम केस है, कैरेक्टर और TC का सेम केस है कि जहां पर भी आपने लास्ट अटेंड किया है वहां का आपको कैरेक्टर लगता है और TC लगता है, माइग्रेशन लगता है, ये 3 चीज। ठीक, जरूरी नहीं है कि आपको 12th का ही सबमिट करना है, आपने जहाँ पर भी जो भी यूनिवर्सिटी में लास्ट अटेंड किया है वहाँ का आपको सबमिट करना है। अगर आपने 12th को अटेंड किया है तो 12th का कीजिए, अगर आप BSc कर रहे थे तो BSc का कीजिए, लाइकवाइज। इसके बाद लिखा हुआ है कॉपी ऑफ जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट एज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। इस केस में बेसिकली आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर लेना है। ठीक, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्लियर इमेज करके अपलोड कर लीजिएगा, साइज भी देख लीजिएगा, 100 KB से 500 KB A4 पोर्ट्रेट में होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अपना कंसेंट दे देंगे कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, इन्हें आप अपलोड कर दीजिए। ठीक, लॉक डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट। जैसे ही आप लॉक कर लेंगे तो आपके पास जो आपके एप्लीकेंट लॉगिन पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो कॉलम है वो वहाँ से हट जाएगा। अभी मैं आपको किसी दूसरे स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देखिए वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से हट चुका है। तो ये तो ओवरऑल हो गया आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी थी वो सारी की सारी क्वेरी मैंने अभी तक सॉल्व कर दी। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आपको अपग्रेड के बारे में। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे को अभी ये यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है, मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको अपग्रेड करना चाहिए ये आपके चॉइस प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है, सपोज करते हैं, उसके ऊपर आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को फिल करके रखा है ये मुझे कैसे पता है, और अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है तो मैं कैसे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपग्रेड कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करना तो आपको अपना ऊपर का जो चॉइसेस है वो भी मुझे बताना पड़ेगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो ही जाकर के मैं बताऊंगा कि हाँ अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलने का चांस है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपके सामने इसी स्टूडेंट का मैंने जो चॉइस प्रेफरेंस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया था वो मैंने ओपन अप किया हुआ है। तो इसे जो चॉइस प्रेफरेंस नंबर 12 है, TNAU कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में वो अलॉट हुआ है। अगर ये स्टूडेंट यहाँ से अगर अपग्रेड करती है तो आप देख सकते हैं इसको नेक्स्ट राउंड में प्रेफरेंस नंबर 1 to 11 मिलने का चांसेस है, अगर यहाँ से यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करती है तो। मतलब अब TNAU से नीचे इसको कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स बाकी नीचे के भी जितने भी प्रेफरेंसेस थी वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। मतलब अब उसका कोई रोल नहीं है। अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 1 से लेकर के आपको 11 कुछ भी अलॉट नहीं होता है तो फिर से आपको सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा, TNAU अलॉट हो जाएगा। मैं फिर से एक और बार आपको समझा देता हूँ, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको उसके ऊपर की यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, उससे नीचे अब आप नहीं जा सकते हैं। उस चॉइस प्रेफरेंस के नीचे जो भी यूनिवर्सिटी थी अब वो किसी भी काम की नहीं है। ठीक, तो अब वो कैंसिल ही एक तरह समझिए। अब आपका जो चॉइस प्रेफरेंस है, जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो गई उससे ऊपर का बस प्रेफरेंस जो है वो वैलिड है। ठीक, अगर इस स्टूडेंट को चॉइस प्रेफरेंस 1 से लेकर के 11 में कुछ भी अलॉट नहीं होगा तो इसे फिर से सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा, TNAU अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अपग्रेड का जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बेसिस पे आप जो क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको भी अच्छे से क्वेश्चन करना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है आपकी ICAR रैंक, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, कौन सा डिग्री आपको अलॉट हुआ, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कौन सा डिग्री। फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है आपको अपना डोमिसाइल स्टेट, मींस आपकी जो डोमिसाइल स्टेट है वो क्या है। और उसके बाद जो आप सभी का जो प्रेफरेंस है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप 1 2 3 4 करके 9 10 तक है वो आप डाल सकते। तो मैं जब एक कमेंट सेक्शन पे वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं आपके कमेंट को ले लूंगा और उस कमेंट को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, आप मुझसे जो पूछते हैं अपग्रेड करूँ या नहीं करूँ, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, आपको वहाँ जाना है, आप देखिए वहाँ पर जाना आपके लिए ठीक है या नहीं है। या फिर अगर आपको आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी अभी अलॉट हो गई है या फिर थोड़ी सी कम मनपसंद भी अलॉट हुई है और उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कुछ कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल आप नहीं जा सकते, तो आपके लिए अपग्रेड करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपने ऊपर रखा है कि जहाँ पे आपको नहीं जाना है लेकिन अभी आपको राउंड 1 में उसके नीचे की यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है, आप अगर अपग्रेड करते हैं इसके बाद और अगर आपको वही यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है जाकर के फाइनल राउंड तक जो आपको नहीं जाना था तो आपका अपग्रेडेशन टोटली बेकार हो जाएगा। ठीक, तो आप अपग्रेड ध्यान से कीजिएगा।
अपग्रेड का ऑप्शन अभी नहीं आएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को रिमार्क के कॉलम में आपको देखने मिल जाएगा। ये जो रिमार्क का जो कॉलम है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा अपग्रेड या फिर एडमिटेड, दो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो एडमिट कर ले या फिर आप अपग्रेड कर ले। उसके बाद आप जैसे ही दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 10,000 का सीट एक्सेप्टेंस फी जो है उसको आपको पे करना है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी पे करना है, अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो भी पे करना है, और अगर आप नहीं पे करते हैं तो आप डायरेक्ट मॉपअप में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप एक बार 10,000 पे कर देते हैं तो आप मॉपअप में फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको मॉपअप में एलिजिबल होना है तो आपको ICR काउंसलिंग को फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ना पड़ेगा। मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मॉपअप राउंड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ICR का ही सब रूल है। तो ये सारे रूल का जो ओवरव्यू आइडिया है वो मैंने आप सभी को दे दिया। होप सो आप सभी का जो भी डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।